एक चेन जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है, पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नहीं है। ये जो सरफेस है रफ है। पहली बात तो ये, दिस वन इज रफ। और इसका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसको हमने म्यू मान रखा। ठीक है। इसका मास इसका m गिवन है, l इसकी टोटल लंबाई है। रेस्ट ऑन अ रफ टेबल विद वन एंड इज हैंगिंग, कह रहे दूसरा जो एंड है वो लटक रहा है over the wedge as shown. The friction on table is such that chain starts sliding all by itself when x is equals to l by 3. कह रखा है कि जब x की वैल्यू l by 3 होगी, उसके बाद जो चेन होगा वो अपने आप यहाँ से सरकनी शुरू कर देगी। ठीक है। फाइंड टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन चेन टिल चेन कंप्लीटली स्लाइड्स ऑफ। कह रही कि चेन ऐसे सरकते हुए गिर जाए तो बताओ फ्रिक्शन कितना वर्क डन करेगा। पहली बात तो ये कि आप देखो, फिलहाल अभी जो सीन आपको दिख रहा है, इसने बोला है कि जब x इज इक्वल्स टू एल बाई 3 होगा, उसके बाद ये लटकना, इस यहाँ से सरकना शुरू करेगी। ठीक है। यानी x बराबर ये जो l बाई 3 है, x इज इक्वल्स टू एल बाई 3 तक फ्रिक्शन इसको बैलेंस किया हुआ था। इसके बाद ये सरकना शुरू कर रही है। ठीक है। तो एक चीज़ आप लिख सकते हो कि ये जो हमारा हैंगिंग पार्ट है, ये जो हमारा हैंगिंग पार्ट है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई l बाई 3 है। टोटल मास चेन का स्मॉल m गिवन है। अब ध्यान से समझिए, l लंबाई है तो मास गिवन है स्मॉल m। यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ नहीं दिया तो आप यूनिफॉर्म मान के चलेंगे। अगर लंबाई आपकी l बाई 3 हो जाएगी तो उस हिस्से का मास कितना होगा? m बाई 3 होगा। तो आप बोलोगे यार कि इस वाले हिस्से का जो मास होगा वो m बाई 3 होगा, तो इसका वेट कितना होगा? आप बोलोगे यार कि इसका जो वेट होगा ना वो हो जाएगा m बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई जी के बराबर। जी अपने वेट की वजह से नीचे जाना चाहेगी। ठीक है। लेकिन इसको रोक कौन रहा है? आप बोलोगे देखो रोक कौन रहा है, ये जो बाकी का हिस्सा ये सरफेस पे जो पड़ा हुआ है, ये जो बाकी का हिस्सा सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो बाकी का कितना हिस्सा सरफेस पे पड़ा हुआ है? l बाई 3 तो लटका हुआ है, तो ये कितना हिस्सा पड़ा हुआ है? आप बोलोगे यार कि 2l बाई 3 जो हिस्सा है ये सरफेस पे पड़ा है। ठीक है। ये सरफेस ऐसे हम बना देते हैं, दिस वन इज आवर सरफेस। ठीक है। तो इसका मास कितना होगा? ये जो सरफेस पे ऊपर पड़ा हुआ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, आप बोलोगे इसका जो मास होगा, इसका जो मास होगा इसका जो मास होगा वो हो जाएगा 2m बाई 3 के बराबर। ठीक है। इस पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? अब देखो, ये वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो इस चेन की टेंडेंसी होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की, सरकने की। जब ये नीचे सरकेगा तो ये चेन जो ऊपर यहाँ पे पड़ी हुई है ये तो इस डायरेक्शन में सरकेगी। यानी इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, इस पूरे हिस्से की बात कर रहा है, ये पूरे वाले हिस्से को हम दिखा रहे हैं। ये इस पे जो भी फ्रिक्शन लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, एफ आर। और उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फ्रिक्शन कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई मास। तो इस वाले हिस्से का मास कितना है? 2m बाई 3 है, तो ये आपका हो गया 2m बाई 3 इंटू जी। ये तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया। यही फ्रिक्शन फोर्स है जो इस वेट को बैलेंस किए हुए। ठीक है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो वेट है, वेट ऑफ 1/3 पार्ट ऑफ चेन, जो वेट है वो किसके बराबर होगा? आप बोलोगे वो हो जाएगा फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन 2/3 पार्ट ऑफ चेन। भाई फ्रिक्शन तो चेन के उसी पार्ट पे एक्ट होगी ना जो सरफेस पे, जो सरफेस पे कितना हिस्सा है इसका? 2l/3 है। ठीक है। तो आप इसको बराबर कर दीजिए। जो l/3 का वेट है वो हमने वेट अभी निकाला, वो निकाला हमने m/3 मल्टीप्लाइड बाई जी इज इक्वल्स टू, इस वाले हिस्से पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में कितना एक्ट हो रहा है? म्यू 2/3 mg के बराबर। ये आपका हो गया म्यू और 2/3 m मल्टीप्लाइड बाई जी के बराबर। आप देखोगे 3 कट जाएगा, mg, और यहाँ से mg कट जाएगा, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू इज इक्वल्स टू आ गया 1/2। यानी हमने ये यहाँ से पता कर लिया कि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है कितना। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है जब चेन कंप्लीटली स्लाइड ऑफ कर जाएगी तब। सरफेस को ज़रा हम फिर से बनाते हैं। तो ये हमारी हो गई हॉरिजॉन्टल सरफेस,
और ये इधर ये वर्टिकल, इधर कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। चेन को हम दिखाते हैं, तो चेन का कितना हिस्सा सरफेस के ऊपर है, तो चेन का 2/3 पार्ट सरफेस के ऊपर है और ये 1/3 पार्ट जो है नीचे है। ठीक है, तो ये वाला जो है ये आपका है 2/3 L के बराबर। ठीक है, और ये आपका हो गया L/3 के बराबर। भाई वर्क डन सिर्फ इस वाले हिस्से पे ही होगा, इस वाले हिस्से पे तो होगा ही नहीं। ठीक है ना, फ्रिक्शन का वर्क डन। चलिए आप ऐसे मानो कि ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे मान लो कि कोई चेन आपकी रखी है। आप ऐसे समझिए, कोई चेन आपकी रखी है और जो चेन का है ये वाई हिस्सा इधर पड़ा हुआ है, ये वाई लंबाई की जो चेन है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा, इसका मास कितना हो जाएगा? अगर इसके मास की बात करें, वाई लंबाई की है, तो आप बोलोगे यार किसका जो मास होगा, मास यूनिटरी मेथड का यूज़ करें। एल लंबाई का मास है स्मॉल एम, तो 1 का हो जाएगा m/l, तो y का कितना हो जाएगा? आप बोलोगे ये हो जाएगा m/l और ये हो जाएगा y के बराबर। ठीक है, इस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? भाई अगर इस डायरेक्शन में ये स्लाइड करे तो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? तो एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि इस चेन में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आया है, यानी चेन अभी इस पोजीशन में दिख रही है। जब इधर से चेन सरकेगी तो इधर से चेन आगे जाएगी, तो उसके आगे वाला डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, उसके आगे वाले डायग्राम में होगा क्या, तो इसको थोड़ा सा हम इधर दिखा दे रहे हैं। ये चेन का 1/3 हिस्सा लटका भी तो हुआ है ना। ओके, तो ये 1/3 हिस्सा जो है हमने इधर आपका, या फिर जिसको आप एक्स बोला करते थे, ये इधर लटका हुआ है। ठीक है, अगले वाले सीन में क्या हो रहा है, तो ये हुआ, साथ ही साथ ये सरफेस हुई। हमने माना कि ये वाई सरक चुकी, डी वाई सरक चुकी है। ठीक है, जब डी वाई सरकेगी तो ये चेन कुछ आगे चली जाएगी, इधर ये चेन कुछ आगे जा चुकी होगी। ओके, और यहाँ से चेन थोड़ा सा और नीचे जा चुकी होगी। ठीक है, और ध्यान से आप देखें तो पहले ये वाला एंड यहाँ पे हुआ करता था, अब ये वाला एंड जो है वो यहाँ पे है। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, ये चेन के अंदर थोड़ा सा स्लाइडिंग के दौरान, इसको हमने मान लिया डी वाई। ठीक है भाई, चेन सरकी है इधर, हमने माना कि डी वाई सरकी है, वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है जो, वो डी वाई का हुआ है। शुरू में वाई लेंथ, वाई मतलब कि 2/3 L इतना टेबल के ऊपर थी, थोड़ा सा डी वाई आगे चली गई। ठीक है, अब इस दौरान फ्रिक्शन इस पे किधर लगा होगा? आप बोलोगे यार कि फ्रिक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और जो फ्रिक्शन इस पे लगा होगा वो इस डायरेक्शन में लगा होगा, फ्रिक्शन Fr, और Fr की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बोलोगे यार कि इसका मास, y जो लेंथ हुआ करता था, इसका मास कितना है? m/l इंटू वाई है, तो ये आपका हो गया m/l इंटू वाई, और ये हो जाएगा म्यू इंटू जी के बराबर। इतना फ्रिक्शन इस पे एक्ट हो रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है? डी वाई का हुआ है। तो बताओ, ये छोटा सा वर्क डन फ्रिक्शन की वजह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एलिमेंटल वर्क डन, एलिमेंटल वर्क डन मतलब छोटा सा वर्क डन, एलिमेंटल वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट डी वाई। जो डी वाई का डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके लिए हम वर्क डन निकाल रहे हैं, उस वर्क डन को हमने बोल दिया डी डब्ल्यू। वर्क डन नेगेटिव होगा, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन का वर्क डन है तो नेगेटिव होगा। माइनस साइन हम पहले ही लगा दे रहे हैं, और माइनस साइन हमने लगा दिया, ये आपका हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स और आपका डिस्प्लेसमेंट है डी वाई के बराबर। फ्रिक्शन फोर्स आप लिखिए, सो फ्रिक्शन फोर्स आपका हो गया m/l। ठीक है, y ये म्यू पहले लिख दें, और ये आपका हो गया g, और साथ ही साथ ये आपका हो गया dy। ये छोटा सा हमने वर्क डन निकाला है, दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। जब चेन थोड़ा सा सरकी है मतलब dy का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब इधर dy नीचे भी गई है। आप याद रखिएगा, dy चेन इधर जो है वो नीचे भी गई है। ठीक है, और इधर dy इस डायरेक्शन में सरकी है, चेन स्लाइड हुई है। हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सो नेट वर्क डन की हम बात करेंगे अब। सो टोटल वर्क डन बोलो या नेट वर्क डन बोलो, टोटल वर्क डन। अब लोग टोटल वर्क डन निकालना है ना, तो छोटा सा एलिमेंटल वर्क डन मिला है, इसको आप इंटीग्रेट कर दो।
ठीक है, तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये जो हमारा वर्क डन मिला है, माइनस साइन रहेगा यहाँ पे, इसको याद रखिएगा। माइनस हम बाहर कर ले रहे हैं और ये आपका हो गया म्यू एम बाई एल, साथ ही साथ ये आपका हो गया जी और ये हो गया वाई डी वाई। ठीक है, जो कांस्टेंट है उनको बाहर कर लें पहले। तो W इज इक्वल्स टू माइनस म्यू कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, G बाई एल, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन के अंदर y dy। अब सवाल उठता है कि हमें लिमिट लगानी है यहाँ पे। लिमिट कैसे लगाएंगे? अब बताओ शुरू में कितना हिस्सा था, शुरू में कितना हिस्सा था टेबल पे? y वेरिएबल है ना, तो शुरू में y कितना था, टेबल पे कितना हिस्सा पड़ा हुआ था जब चेन सरकना शुरू की थी? तो अब बोलो कि इधर आपका l/3 और इधर आपका 2l/3, क्योंकि यही तो बोला है कि जब l/3 नीचे है तब सरकना शुरू कर रही है, मतलब उस समय टेबल पे कितना हिस्सा था, 2l/3। तो y की वैल्यू जो हमने यहाँ पे y मान रखा है कि y टेबल के ऊपर है, तो वो y की वैल्यू शुरू में कितनी रही होगी? आप बोलोगे वो रही होगी 2l/3। जब सारी की सारी चेन सरक जाएगी, गिर जाएगी, अब टेबल पे कितना हिस्सा पड़ा है? अब बोलो कुछ पड़ा ही नहीं है, इसका मतलब 0। तब तो y 0 हो जाएगा ना। y चेन की वो लंबाई है जो टेबल के ऊपर है, याद रखिएगा। और टेबल के ऊपर शुरू में क्या लंबाई थी, 2l/3। यहीं से तो सरकना शुरू किया था चेन ने, इसलिए हमने इनिशियल लिमिट 2l/3, फाइनल लिमिट जो है वो हमने 0 यहाँ पे रखी है। अब सवाल ये हो चुका है, यहाँ पे बेसिक इंटीग्रेशन है, तो ये हो गया माइनस म्यू एम जी डिवाइड बाई एल, और ये इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई डी वाई का, दिस विल बी वाई स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लग गई 2l/3 से लेकर यहाँ तक 0 तक। ठीक है, 2 को आप बाहर कर लो तो ये आपका हो जाएगा माइनस म्यू एम जी बाई ट्वाइस ऑफ एल, और ये हो गया वाई स्क्वायर और लिमिट 2l/3 से लेकर 0। ठीक है, ये आपका हो गया माइनस म्यू एम जी डिवाइड बाई 2l, वाई की जगह पे एक बार 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2l/3, 2l/3 का स्क्वायर करेंगे, दिस विल बी 4l स्क्वायर डिवाइड बाई 9। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये वर्क डन W इक्वल्स टू निकल के आ गया म्यू एम जी। ठीक है ना, ये हो गया म्यू एम जी, और इधर आपका हो गया 4l स्क्वायर डिवाइड बाई 9 है, साथ ही साथ यहाँ पे 2l है। l से ये कट कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 बचा। तो फाइनली वर्क डन बाई जो फ्रिक्शन निकल के आया वो निकला 2/9, और ये म्यू एम जी, और यहाँ पे एक l अभी बचा हुआ है। सो दिस विल बी आवर आंसर। ये टोटल वर्क डन बाई फ्रिक्शन आपका होगा। एक मिनट कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे, एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक को। ये अच्छा, म्यू की वैल्यू हाँ, म्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी ना, यहाँ पे आंसर में आपका म्यू की वैल्यू 1/2 हमने कैलकुलेट की थी। आप शुरू में देखेंगे तो म्यू इक्वल्स टू 1/2 हुआ करता था, तो म्यू की वैल्यू 1/2 रख दो। सो W इक्वल्स टू 2/9 और म्यू की वैल्यू 1/2, और ये हो गया mgl, तो ये 2 से 2 कट गया। सो W इक्वल्स टू 1/9, ये हो गया 1/9 और साथ ही साथ mgl के बराबर। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। ठीक है, आपको थोड़ा ताज्जुब हो रहा होगा आंसर माइनस में क्यों नहीं आया, तो माइनस में नहीं आ रहा है मतलब कि हो सकता है हमने लिमिट में शायद रिवर्स कर दिया होगा, इसीलिए माइनस में नहीं आ रहा है। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू पे असर नहीं पड़ने वाला, न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी वही निकल के आने वाली है। जी, ये था हमारा सारा। ठीक है, आंसर आपका इतना ही आ रहा।
ये देखो आंसर पॉजिटिव इसलिए आया ना क्योंकि एक्चुअली हमने पहले ही मान रखा है कि जो फ्रिक्शन का वर्क डन है वो नेगेटिव है, ठीक है ना, पहले ही मान के सॉल्व किया। अगर ये मान के आप सॉल्व नहीं करते तब आंसर नेगेटिव साइन के साथ आता, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ऐसा मत सोचना है कि आंसर नेगेटिव आना चाहिए था, नेगेटिव ऑलरेडी हमने पहले ही मान रखा था इसलिए पॉजिटिव आ गया। अगर यहाँ पे आप माइनस नहीं लगाते ना, सिंपल वर्क डन भी फ्रिक्शन अगर आप कैलकुलेट कर रहे होते तो अल्टरनेट मतलब वो अल्टीमेटली वो नेगेटिव निकल के आ जाता, ठीक है। तो बस यही सवाल था, थैंक यू।